नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा ये तीसरा मॉडल सेट होगा और इसमें हम लोग 80 प्रश्नों को देखने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान के, इकोनॉमिक्स को छोड़ करके इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र के प्रश्नों को बिल्कुल देखने वाले हैं। तो देखिए, अभी कम समय में जितना हो सकता है, जितना प्रश्नों को आप लोग सेट करते रहिए, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक तो मतलब इतने प्रश्नों में कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि ऑप्शंस एक तो इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज़ उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ बिना समय गंवाए हुए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है। मतलब जैसे संवत जो होता है कि पहले शक संवत चलवाया, फिर गुप्त वंश वाले भी चलवाए थे, हिजरी वाले भी चलाए थे, तो उनके अनुसार ही हमें कालक्रम के अनुसार सही करना है। तो पहले गुप्त आया, ग्रेगोरियन आया, हिजरी आया, शक, गुप्त, हिजरी, ग्रेगोरियन। तो देखिए यही सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा हो जाएगा। इसको देख लीजिए। देखिए पहले क्या आता है, शक संवत कब प्रारंभ होता है तो 78 ईस्वी में। गुप्त संवत कितना माना जाता है तो 319-20 ईस्वी को गुप्त संवत माना जाता है। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था तो 622 ईस्वी में। और ग्रेगोरियन संवत का प्रारंभ कब माना जाता है तो 1582 ईस्वी में माना जाता है। तो इन चारों को आप लोग एक से दो बार देख करके याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक सभा को संबोधित करने के लिए चंदोल में गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कर रहे थे तो सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उसी के दौरान उन्हें चंदोल में गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको? हरे कृष्ण मेहताबी को, सुरेंद्र नाथ दास को, गोपबंधु चौधरी या फिर आचार्य हरिहर को। तो वो गिरफ्तार किया जाता है गोपबंधु चौधरी को। अगला प्रश्न, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई है तो ये तो सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है। यानी इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या? तो लाख बख्श तो जाना ही जाता है, हातिम द्वितीय और कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था तो वो थी बेसिन की संधि। कौन सी संधि? बेसिन की संधि थी। इसका आंसर हो गया हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 ईस्वी से 20 जनवरी 1858 ईस्वी तक का केंद्र कहाँ था तो वो था जगदीशपुर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त तो वो किया गया था कर्नवालिस के द्वारा। उड़ीसा के कोरापुट जिले से गिरफ्तार किए गए लक्ष्मण नाइक स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? किनका नाम पूछ रहा है तो लक्ष्मण नाइक का, तो वो जुड़े हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन से। आंसर हो गया हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ही तो थे जिन्होंने अपना सबसे पहले बलिदान दिया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था तो वो किया था अब्बास तैयब जी। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित किस आंदोलन के साथ संबंधित, यानी निम्नलिखित में से जो व्यक्ति ये दे रखा है, एक तरफ व्यक्तियों के नाम और दूसरे तरफ क्या दे रखा है तो जो आंदोलन हुए उनके नाम, और कौन सा व्यक्ति किस आंदोलन से संबंधित था उसके बारे में बताना है। तो देखिए, विनोबा भावे किससे संबंधित है तो वो भूदान से संबंधित थे। मेघा पाटकर किससे संबंधित है तो नर्मदा बचाओ से। तो दूसरा का ये हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ तो चिपको आंदोलन, तो तीसरा ये हो गया। और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से। तो आंसर हमारा क्या हो गया? DCAB किस में दिया हुआ है तो DCAB देखिए 2 में दिया हुआ है। इसका आंसर हो गया हमारा 2। आगे बढ़ते हैं, सत्याग्राही MK गांधी यानी महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? सत्याग्रह के रूप में उनको सबसे पहले कब जेल हुई थी? 1906, 1908, 1913 या फिर 1907 में? तो 1908 में जेल हुई थी। जब उनको सबसे पहले जेल हुई थी तो महात्मा गांधी कहाँ थे तो वो थे जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका की तरफ थे। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार का मृद भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है या माना गया है? तो किस प्रकार के मृद भांड को तो वो माना गया है उत्तरी काले पॉलिशयुक्त बर्तन को माना गया है क्या तो द्वितीय शहरीकरण का प्रतीक माना गया है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो वो कौन है तो वो है राजा अशोक। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? प्रश्न देख रहे हैं कैसा है। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में मतलब सिंध पर विजय प्राप्त की थी तो वो किया था 712 ईस्वी में। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था तो वो हुआ था बहादुर शाह जफर के साथ समाप्त हो गया था। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो कहाँ हुआ था तो वो हुआ था लाहौर में। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो ये अजातशत्रु था। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? तो चालुक्यों ने 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो धार्मिक राजधानी अमृतसर को कहा जाता है। ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट हो गया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में तो वो जाना जाता
जाता था? श्रमण से। किससे? श्रमण से जाना जाता था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का पूछ रहा है कि उसके समकालीन में दक्षिण भारत का शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। अगला प्रश्न, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तत्तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए मोहम्मद गौरी ने क्या खोल दिया था? तो दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। इसका आंसर हो गया दूसरा। अगला प्रश्न है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है दिया है। यह एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं। तो ये गलत है कि इस पर उन कारीगरों के नाम क्या है? उत्कीर्ण है। गांधी जी मानते थे कि परिणाम से साधनों का औचित्य बनता है, साधनों से परिणाम का औचित्य बनता है, ना तो परिणामों से साधनों का औचित्य बनता है और ना ही साधनों से परिणाम का औचित्य बनता है। परिणाम और साधन दोनों क्या है? न्यायोचित होने चाहिए। तो गांधी जी यही मानते थे कि परिणाम और साधन जो है दोनों क्या होने चाहिए? तो न्यायोचित होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है भूगोल से, तो चलिए भूगोल को भी देख लेते हैं, क्योंकि जिनका अगर मान लीजिए समान अध्ययन में तो सभी से प्रश्न आएगा। अगर 80 नंबर वाले में जिनका हिस्ट्री और पॉलिटी है और भूगोल नहीं लिए हैं तो भैया समान अध्ययन में तो आएगा ही, तो इसको कर लीजिए। समाना की वृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? समाना की वृद्धि के लिए समाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? तो वो मानी जाती है लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्ध जलवायु। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो गया तीसरा। महाद्वीपों के पश्चिम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि पूर्वी व्यावसायिक पवन चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी ज्यादातर प्राचीन क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टानों के अपक्षय के कारण अस्तित्व में आई? तो वो आई थी लाल एवं पीली मिट्टी। ठीक है, लाल एवं पीली मिट्टी ज्यादातर प्राचीन क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से अस्तित्व में आई है। इसका आंसर दूसरा हो गया। मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, क्योंकि मुंबई में पुणे के अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होता है? मुंबई पवनाभिमुखी है, इसीलिए वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है, यानी पुणे के अपेक्षा अधिक वर्षा होता है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मदुरई को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश जो है वो 24 घंटे तक उपलब्ध रहता है, तो वो है 86.5 डिग्री। देखिए, एक बहन बोल रही थी कि हिस्ट्री का पूरा लगातार करवा दीजिए, तो अभी मेरे पास वो सारी सिस्टम उपलब्ध नहीं है। यही वीडियो 20-25 मिनट का ही वीडियो बनाने में मुझे 1-2 घंटा लग जाता है। 2 घंटा इंतजार करती हूँ, कभी इधर आवाज़ आने लगता है तो कभी इधर से आवाज़ आने लगता है, तो इसलिए इसको एडिट करने में ही पूरा समय बीत जाता है। तो इसीलिए अभी तो मैं क्षमा चाहती हूँ, पर आगे हाँ भविष्य में ऐसा जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1-2 का मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ वन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो वो सुंदरी वन है। मोन्टाने वन तो वो पाइन वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? तो बबूल हो गया। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन सा हो गया? तो सागवान हो गया। देखिए, कांटेदार वन बबूल हो गया और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पूछ रहा है, तो पर्णपाती वन कौन हो गया? सागवान हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया आंसर? तो 4, 3, 2, 1। अब ये ऑप्शन हमारा किस में दिया हुआ है? 4, 3, 2, 1। पी का 4, 3, 2, 1 ये तीसरा में दिया हुआ है। अगला आगे बढ़ते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम से पूरब की ओर बोल रहा है, तो वो है सिंधु घाटी से लेकर के दिहांग घाटी तक। ठीक है, दिहांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ना, तो सिंधु घाटी से लेकर के दिहांग घाटी तक फैला हुआ है, इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक होता है? कौन सा मृदा जल है? तो वो है गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय जल जो है पौधे के लिए अति आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? खाद्य श्रृंखला से क्या अभिप्राय है और इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? भूगर्भ से धरातल की ओर, निम्न अक्षांश में उच्च अक्षांश की ओर, एक जीव से दूसरे जीव की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा कि एक जीव से दूसरे जीव की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। प्रायोगिक परियोजनाएं किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर रही हैं? जो लद्दाख में पूगा घाटी एवं हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में पाई जाती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? देखिए कि प्रायोगिक परियोजनाएं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि भूतापीय ऊर्जा जो है वो उत्पन्न कर रही है। कैसी? तो प्रायोगिक परियोजनाएं जो है भूतापीय ऊर्जा को उत्पन्न कर रही हैं, जो लद्दाख में पूगा घाटी और हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में पाई जा सकती हैं। इसका आंसर हमारा 4th हो गया। 37 प्रश्न है, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है बोला है। बिहार में रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 62.5% सिंचित है। बिहार में कुल रोपित क्षेत्र 40.30 लाख हेक्टेयर है। तो यहाँ पर जब ऊपर दे दिया कि 62.5% है, तो ये दूसरा तो गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा था। जो सही है उसको देख लीजिए कि नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है? तो भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, मुंगेर जिलों में मिलता है। ठीक है, नलकूपों द्वारा सिंचित कहाँ पर है? क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। नलकूप से कहाँ पर सबसे
सबसे अधिक होता है तो वो होता है समस्तीपुर, फिर सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खगड़िया जिलों में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो महासागरीय धाराओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है, फिर यहाँ पर नदी दे दिया और यहाँ पर स्थान दिया है। तो महानदी कहाँ पर है? तो महानदी तो ये तो सबको पता होगा, महानदी छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी नदी कहाँ है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो वो कहाँ आ जाएगा? गोदावरी महाराष्ट्र में। कावेरी नदी कहाँ है? तो कावेरी नदी हमारी हो जाएगी सीधे कर्नाटक, और गंगा कहाँ है? तो उत्तराखंड में। तो इस तरह से मिलान करना है, तो इसका मिलान कर लीजिए। पहला का क्या हो गया? दूसरा हो गया, 2 3 4 1, 2 3 4 1 पहला ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध है? किस राज्य में है जो कि कोयला का सबसे सुरक्षित भंडार जो है उपलब्ध है? तो वो कहाँ पर है? तो वो है हमारा बिहार, यानी नवनिर्मित जो झारखंड है वहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। भारत का 99% से अधिक जो कोयला है वो गोंडवाना शैलों में तथा शेष जो टर्शियरी शैलों में पाया जाता है। ठीक, चलिए इन पॉइंटों को भी देख लीजिए। देखिए, कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार कहाँ पर है? तो झरिया हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह, कर्णपुरा, डाल्टनगंज में उपलब्ध है। ठीक है, तो इन नामों को भी ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? तो देखिए, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो बृहस्पति और मंगल के बीच में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका आंसर हमारा हो गया दूसरा, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो वो है भागलपुर में। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आइसोथर्म। क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है, समान बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा। आगे बढ़ते हैं। मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्ष रोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष दूसरी ओर किए जाते हैं। इस रोपण का नाम क्या है? ठीक है, तो इस रोपण का नाम क्या होता है भैया? एक बार इस क्वेश्चन को फिर से आप दोबारा देख लीजिएगा। और इस रोपण का नाम होता है वातरोध। क्या होता है? वातरोध कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? अच्छा, मध्य भारत से निकलती है तो वो यमुना गंगा में मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? घाघर, गोमती, कोशी या फिर बेतवा? तो वो है बेतवा नदी। नेक्स्ट है, राजस्थान के अरावली रेंज की तलहटी में स्थित खेतड़ी में कौन सी खदान पाई जाती है? तो खेतड़ी तो तांबा के लिए जाना ही जाता है, कॉपर के लिए। अगला प्रश्न है, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? यानी चारा कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सकता है। आहार सांद्र को पूर्ति में वृद्धि करके, बांधे रखकर आहार खिलाने से, पशुओं को मैदानों में ले जाकर चराने से, या फिर हार्मोन सेवन के द्वारा? तो वो कर सकता है हार्मोन सेवन के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत की हिमालयी नदी प्रणाली में स्थित सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है? सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है तो वो है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो वो दिल्ली है। ठीक है, जब हम लोग ये पूरा जनगणना किए हैं तो उसमें ये बताई हूँ कि कहाँ पर जनजाति पाई जाती है और कहाँ पर जनजाति नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है? वृक्षों का होना। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता होती है अधिकतम जैव विविधता का होना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? हमारा तीसरा हो गया। तो ये हमारे भूगोल और हिस्ट्री से प्रश्न थे। अब चलते हैं हम लोग राजनीति शास्त्र की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है? तो देखिए, कौन सी भैया आती है चुनौती? एक, राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के चुनाव को चुनौती, राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध चुनौती, नीचे के न्यायालय के निर्णय को चुनौती, या फिर प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय की चुनौती। तो यही होगा, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो वो निजता का अधिकार। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। देख रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह ही प्रश्न इसमें पूछा गया है। ये सेट बहुत अच्छा है, बिल्कुल मतलब इजी बिल्कुल नहीं है कि हाँ भाई भारत का संविधान कब लागू हुआ, क्योंकि अब ऐसा प्रश्न ही नहीं पूछता है। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में जोड़ा था? किस अनुसूची को जोड़ा था 1951 में? तो 9वीं अनुसूची को। ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा था। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित की गई थी? तो वह स्थापित की गई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है, 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 1977 में। तो देखिए 1977 में अशोक मेहता ने किए थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अन्य समिति को भी देख लीजिए जो कि पंचायती राज व्यवस्था सुधार हेतु गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति कब? तो 1957 में, यानी सबसे पहले इन्होंने ही किया था त्रिस्तरीय। ठीक है, ये द्विस्तरीय किए थे 1977 में। पीवी के राय समिति 1985 में बनी थी। LM सिंघवी समिति कब बनी थी? तो 1986 में। 85 में कौन? पी से याद रखिएगा 85, और LM सिंघवी जो है सिंघवी 86 में बनी थी। 64वां संविधान संशोधन 1989 में ईस्वी में किया गया था, और 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायती राज को लेकर के ही 1993 में किया गया था। तो इन सभी पॉइंटों को भी ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक
परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है वह क्या है? मतलब इन सभी में एक जैसा लक्षण पाया जाता है वो क्या है? तो वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फोर्थ हो गया। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार एवं नेपाल सरकार के बीच शांति व मित्रता की संधि जिसके तहत नेपाली नागरिक भारतीय नागरिकों के समान सुविधाओं व अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, इस विषय पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? अच्छा, इन सभी बातों के लिए किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो वो हुआ था 1985 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था? उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है? तो वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। कौन होगा? उच्चतम न्यायालय होगा। अगला प्रश्न है, संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? संविधान में किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? तो उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? ग्राम पंचायत के बारे में बोल रहा है, प्रशासनिक कार्य कौन सा नहीं है? तो कॉलेज शिक्षा उपलब्ध करवाना ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। बाकी सब जान लीजिए क्योंकि वहाँ पर पूछ देगा कि कौन सा ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य है, तो कार्य जान लीजिए। सफाई तथा अपवाह तंत्र उपलब्ध कराना, कब्रगाह तथा शमशान उपलब्ध करवाना, सड़कों तालाबों और कुओं का अनुरक्षण करना, ये सभी क्या है? पंचायत समिति के कार्य हैं। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 6, 20 ए, 21 ए या फिर 25, तो वो रखा गया है अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है? संसद द्वारा पारित जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शंस दिया है इनमें से किसके मतलब लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है? तो किसके लिए? तो संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तीसरा हो गया। मतलब आगे बढ़ते हैं, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो वो महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? तो किस लिए बुलाई जा सकती है भैया? तो देख लेते हैं। तो वो बुलाई जा सकती है किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? किस रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर होगा अनिवासी नागरिक के रूप में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो वो है राज्यपाल पर। राज्यपाल पर कोई भी महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर निर्धारित विधि से चुनाव खर्च का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया है, तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है? एक बार इस प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो कितने वर्ष के लिए? तो 4 वर्ष के लिए। ठीक है, उसको आयोग घोषित कर सकता है। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो वो है भारत के महान न्यायवादी को। अनुच्छेद 88 के अनुसार इनको ये अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न है, 80 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य यानी पृथक यानी अलगाव का प्रावधान है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में या फिर 7वीं तालिका? तो वो है राज्य के नीति संबंधी निर्देश में, जो कि देखिए इसको देख लीजिए कि भारतीय संविधान के राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 50 में यह प्रावधान है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 13 से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, जितना हो सके आप इतने भी अगर मैं प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ उसमें सोचिए कि अगर 20 भी नहीं, सॉरी 20 तो नहीं, 25 हिस्ट्री के प्रश्न हैं, तो आप 25 अगर 13-15 सेट जितना भी मैं करवा लूँगी तो आप सोचिए आपका कितना हिस्ट्री से प्रश्न बन जाएगा। तो बार बार रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए, क्वेश्चन आंसर देखते रहिए, इससे ज़्यादा हेल्प मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।